नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। ट्रेन में यात्रा के दौरान युवक के साथ दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें घायल का इंदौर के निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार जारी। जिले की खासरोड तहसील के रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन में यात्रा करने के लिए जा रहा था। अचानक ट्रेन चल दी और युवक का पैर फिसल गया और सीधे पटरी के बीच जा फंसा। इस घटना में युवक का पैर पूरी तरह कट चुका है। गंभीर घायल युवक का इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। खासरोड थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुभम माहेश्वरी रोजाना की तरह रेल में यात्रा करने के लिए खासरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अचानक उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उनका पूरी तरह पैर कट चुका है। बड़ी मशक्कत के बाद युवक को खासरोड से इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के विद्यार्थियों ने चिकित्सालय के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर मांगे पूर्ण नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के विद्यार्थियों की प्रदेश भर में हड़ताल चल रही है। दरअसल यह हड़ताल मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक छात्र संगठन के बैनर तले हो रही है। इसी कड़ी में उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के करीब 300 विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। शनिवार को हड़ताल के तहत विद्यार्थियों ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। यहाँ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल हो रही है। मुख्य मांगों में इंटर्नशिप का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, पीएससी की परीक्षा प्रतिवर्ष हो और पद निकाले जाए, परीक्षाएं वैश्विक कैलेंडर के तहत हो, स्कॉलर को मेडिकल लीव दी जाए। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूर्ण नहीं होती है तो वह भूख हड़ताल करेंगे। हालांकि शासन स्तर पर विद्यार्थियों की संगठन की बातचीत भी चल रही है। आयुर्वेद के सभी छात्रों ने जो है कि अब आंदोलन किया है, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कितनी सूत्रीय मांगे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं और आगे क्या कदम रहेगा? हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि इंटर्नशिप और जो हाउस फिजिशियन हैं उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और उसे सीपीआई से जोड़ा जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हर साल पीएससी की एग्ज़ाम्स नहीं निकाली जाती है, कई सालों में निकाली जाती है, उनके पदों को नहीं निकाला जाता है, तो हर साल पीएससी निकाली जाए एवं अन्य विभागों में भी हमारी एग्ज़ाम्स और पद निकाले जाएँ। तीसरी हमारी मांग ये है कि हमारा जो कैलेंडर मतलब हर साल जो एग्ज़ाम्स होती है वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती है। हम बहुत लेट चल रहे हैं। हमारी जैसे हम 2018 बैच अभी तक हमारी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो हम बहुत लेट है। तो हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो कैलेंडर के हिसाब से हो। हमारी आखिरी मांग ये है कि पीजी स्कॉलर्स को मेडिकल लीव नहीं मिलती है, तो उन्हें मेडिकल लीव दी जाए। लगभग कितने छात्र हैं जो इस पूरी इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें मांग कर रहे हैं? हमारे ऑल ओवर एमपी में स्ट्राइक चल रही है, पूरे एमपी में चल रही है और 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी भी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उज्जैन में कितने छात्र हैं जो इस तरह से? उज्जैन में हमारा एक ही कॉलेज है जो कि धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा विद्यालय है, जिसमें कि 200 से 300 छात्र हैं जो कि इसकी मांग कर रहे हैं। इस संबंध में की जिम्मेदार से कोई बात हुई है आपकी? सर, अभी तक के हमारे तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है कि कोई भी मांग मांगनी गई है या मान रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा अभी तक के पता चला है कि शायद कुछ मांगे हमारी मानी जाए। अनिश्चितकालीन हड़ताल आपने की तो कब तक जारी रहेगी? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कि हम ये हड़ताल से नहीं हटेंगे। आपका नाम बताइए। और इसके बाद भूख हड़ताल पे भी जाएंगे हम लोग, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो। आपका नाम है? मेरा नाम दीपाली गुर्जर है और मैं फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल परिसर में बुद्ध प्रतिमा हटाने के मामले में तूल पकड़ लिया गया है। मामले में जेल अधीक्षक ने बताया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति हटाकर अच्छे स्थान पर रखी गई है। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बुद्ध प्रतिमा हटाने का मामला गर्मा गया है। आरोप लग रहे हैं कि नए जेल अधीक्षक मनोज साहू ने जेल परिसर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा हटा दी। इसी प्रकार का कृत्य पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज ने भी किया था। हालांकि मामले में खुद जेल अधीक्षक मनोज साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा खुले में धूप में रखी हुई थी, जो कि खराब हो रही थी, जिसके ऊपर गंदगी लग रही थी। उन्होंने बुद्ध प्रतिमा खुले स्थान से हटाकर मंदिर में रखवा दी है। अब जेल परिसर के माता चौक में विधि विधान के साथ प्रतिमा स्थापित की गई है। जेल की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है। जेल में अब 40 बेड के 2 अस्पताल बन गए हैं। स्वच्छ पानी को लेकर आरओ प्लांट लगा दिया गया है। पहले की अपेक्षा अब काफी सुविधाएं बढ़ाई जा चुकी है। जब मैं यहाँ आया था तो आप लोगों को जैसे जानकारी है, प्रेस वाले हैं, कि काफ़ी अव्यवस्थाएं थी। सबसे पहले हमने आके ही प्रण लिया था कि इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में प्रबंध करना है। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें बंद पड़ी थी, जैसे लैब बनाना, हॉस्पिटल से बंदियों का उपचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। बंदियों को यहाँ TDS 1000 TDS है, 1000 TDS पर इतना खारा पानी पी रहे थे, इससे हमारे यहाँ किडनी में जो पथरी वगैरह की प्रॉब्लम आती थी। सबसे पहले फिर डी साहब से बात करके आरओ प्लांट भी लगवाया हम लोग।
लगभग 3.25 लाख का प्लांट है, 500 लीटर का। तो ये सब व्यवस्थाओं में हमने काफ़ी सुधार किया है। जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी अष्टकोण में थी, धूप में और पानी में काफ़ी बहुत उनको बुरा लगता था हमें कि उनको देखते थे कि धूप में हैं, और पशु पक्षी उन पे बैठे हैं, लैट्रिन करना है, बंदर भी आके उनको छेड़ो करते थे। तो वो उनको हमने माता चौक में प्रॉपर भगवान, जहाँ अन्य भगवान सर्व धर्म के भगवान हैं, उनको वहाँ जाके पूजा पाठ और सब विधि विधान से उनको स्थापित किया उनका। चिकित्सालय को लेकर भी हॉस्पिटल को लेकर भी अंदर व्यवस्था की गई। हाँ, हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक नया कोरोना वार्ड बना हुआ है। कोरोना वार्ड बनवाया हमने, एक नया हॉस्पिटल बन गया, नया लैब बन गई है। संपूर्ण व्यवस्थाएं धीरे धीरे, अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय से हमने सेल काउंटर की डिमांड की है, उन्होंने हाँ भी कर दी है। तो हमारे यहाँ लगभग CVC वगैरह सभी जाँचें हो जाएंगी। अभी लिपिड प्रोफाइल की जो भी जाँचें होती हैं वो सब हो जाती हैं लैब में, और सेल काउंटर मिलते ही संपूर्ण जाँच यहाँ हो जाएगी। और हमारे यहाँ लगभग 40 बिस्तर का 2 अस्पताल हो गए हैं, 2 अस्पताल बन चुके हैं। उज्जैन में चल रहे खेलो MP टूर्नामेंट में बास्केटबॉल खिलाड़ियों को किट न मिलने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला सामने आने के बाद खेल अधिकारी ने 1 साल पुरानी टी-शर्ट दे दी, जिससे खिलाड़ियों में आक्रोश है। उज्जैन में खेलो इंडिया की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार द्वारा खेलो MP टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही आयोजन उज्जैन के बास्केटबॉल ग्राउंड में भी चल रहा है। यहां संभाग भर की 8 टीम भाग लेने पहुंची है। उज्जैन की टीम के खिलाड़ियों में यह आक्रोश देखने को मिला। दरअसल खिलाड़ियों का आरोप है कि यहां आई सभी टीमों को नई किट उपलब्ध कराई गई है, परंतु उन्हें जिला खेल अधिकारी हरोड़ द्वारा किट नहीं दी गई है। विरोध करने पर केवल एक टी-शर्ट दी गई है, वो भी पुरानी है। खिलाड़ियों और कोच ऋतु शर्मा ने की है मांग कि उन्हें भी पूरी किट दी जाए। इधर जिला खेल अधिकारी हरोड़ ने बताया कि खिलाड़ियों को किट दी गई है, मगर खिलाड़ी ले नहीं रहे हैं। कितने दिनों से ये टूर्नामेंट संभागीय खेलो MP जो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि खिलाड़ियों के हित में एक प्रतियोगिता आयोजित करें ताकि उन्हें इसमें खेलने का मौका मिले, और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए अच्छा बजट अलॉट किया। उसके बाद भी आज हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल की संभागीय टूर्नामेंट है, और आप देख रहे हैं पूरे सब दूर की टीमें प्रॉपर किट में, हाफ पैंट टी-शर्ट में यहाँ पे खेलते हुए नज़र आ रही है। और उज्जैन की किट के पता ही नहीं है। पूछने पे बोलते हैं कि हमारा मोनो जो है उल्टा हो गया था, इसलिए हम वो बाद में दे देंगे। फिर हम लोगों ने बोला, माननीय मंत्री जी के यहाँ बोला कि हमें किट नहीं मिल रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद में बुलाया, बोले ये लो किट, और किट की साइज आप लोगों ने देख ही ली है कितनी छोटी है। कहना है कि अलग अलग स्थानों से बच्चे आ रहे हैं, कोई महिदपुर से, कोई बड़नगर से। ये पूरी टीम पिछले 15 दिन से उसको पता थी कि बास्केटबॉल की टीम ओरिजिनल टोटल उज्जैन की टीम है, इसमें एक भी बच्चा बाहर का नहीं है। अगर वो चाहते तो टाइमली किट का साइज लेके और टाइमली हमें दे देते। ये तो आज सुबह हमने बोला, जब हमारे बच्चे किट में नहीं थे और सब बच्चे किट में दिख रहे थे, तो जब हमने उन्हें बोला तो उन्होंने पहले तो पुरानी खेलो इंडिया की टी-शर्ट भेज दी। फिर आप लोगों के यहाँ से खबर कुछ उनको पता पड़ी तो उन्होंने फिर हमको बुला के बच्चों को दिया, वो दी तो वो भी साइज छोटी है। और अभी इस समय हमारे बच्चों के पास कोई किट नहीं है, हमारे बच्चे बिना किट के खेल रहे हैं। और ये मैसेज ही है सबके लिए कि आप पैसा ऊपर से गवर्नमेंट दे रही है, पर ये नीचे तक बच्चों पे खर्च करना ही नहीं चाह रहे। माननीय मंत्री जी के यहाँ भी बोला, मंत्री जी के यहाँ से इमीडिएट एक्शन हुआ इस चीज़ के ऊपर कि बच्चे किट में क्यों नहीं हैं। तो आप देखिए आगे क्या होता है। और ये बहुत ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, पर हमारे यहाँ नीचे बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ओके मैम, थैंक यू। किट नहीं मिल पाई उनको? नहीं, किट तो दे दी है। इशू ये हुआ कि जैसे जिले से अभी जो बच्चे आए हैं वो बच्चे क्या अलग अलग जिलों से अलग अलग चयन हुआ है जी। अब वो चयन हुआ है तो जैसे ही वो एग्जाम उनका कोच इकट्ठे करेंगे तो उनको दे दिया। अभी जस्ट आपके सामने लेके गए हैं बच्चे, तो वो कोई इशू नहीं है। हमारे पास किट तो आ चुकी है और हम दे भी रहे हैं। उनका कहना है कि 8 दिन से ये स्पोर्ट्स की तैयारियां चल रही हैं। बाकी जो शहर के लोग हैं, नीमच से, मंदसौर से, उन सबको किट अलॉट हो गई थी। उज्जैन के पुरानी टी-शर्ट बांट दी गई थी सर। पुरानी टी-शर्ट उनको दे दी गई हैं, और फिर जब मीडिया का दबाव है वो नई टी-शर्टें हैं। अभी आपके सामने देखिए, आप देख लेना, अभी आपके सामने गई है। इसमें ऐसे कोई पुरानी नहीं है। पुरानी तो वो मान रहे थे कि भाई खेलो इंडिया की बच्ची हो तो हमको दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। बच्चे तो कह जबरदस्ती को टी-शर्ट दी गई पुरानी आपकी तरफ से कि इसको पहन के ही खेल लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ओके। क्या दिक्कत है? पता नहीं, अभी वो पुरानी टी-शर्ट दी थी, उनने बोला कि वो वापस की और नहीं देंगे। अभी हम खड़े देखते कब तक आती है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? मुझे तो 3-4 साल हो गए। नहीं, अभी जो आप गेम चल रहे हैं, कब चल रहे हैं, कब आप लोगों को कब से किट नहीं मिली है? अभी आज ही हुआ है उसका।
क्या क्या बहाना बना रहे हैं लोग के, क्यों नहीं दे पाए? अभी तो कुछ बहाना ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, हम खड़े हैं यहाँ तक। जवाब ही नहीं दिया, बहाना तो जो बाकी टीमें आई हैं उनको मिल गई है, उनको किटें मिल गई है। कहाँ से मिली उनको? ये हमें नहीं पता, उनको मतलब उनको उनके एंड से मिली है। आप बताओ बेटा क्या में? समस्या तो कुछ नहीं है, बस अभी हमको सिर्फ टी शर्ट ही मिली है, वो भी प्रीवियस ईयर की है। हम चाहते हैं कि हमें किट मिले पूरी शॉर्ट्स और नई टी शर्ट के साथ। हम देख सकते हैं जैसे कि सभी टीमों को मिल चुकी है किट और 7-8 कुछ मैक्सिमम टीमें आई हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक अच्छी किट मिले पूरे शॉर्ट्स और टी शर्ट के साथ और हमारा पूरा सहयोग हो गवर्नमेंट से नहीं। आप बताओ बेटा क्यों आपको किट नहीं मिली लोगों को? ये तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि हमें क्यों नहीं मिली, कैसे नहीं मिली, पर हम सिर्फ इतना से कह सकते हैं कि सारी टीमों को टीम किट मिली हुई है और हमें नहीं मिली है। क्या बताया गया आपको कि कारण क्या नहीं देने का? कारण अभी कुछ भी नहीं बताया हमें। क्या आपको पुरानी टी शर्ट दी थी अभी? हाँ, हमें पुरानी टी शर्ट दी थी, हमें पिछले साल की खेली है। कोरोना काल में उज्जैन में हुए सिक्योरिटी गार्ड के जघन्य हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन की सजा दी गई है, जबकि न्यायालय में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। उज्जैन शहर में पाटीदार अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड अशोक चौहान उम्र 52 वर्ष की करीब 3 वर्ष पहले शाम के समय विवेकानंद कॉलोनी पार्क पर स्कूटी से आए युवकों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को न्यायालय में बरी कर दिया गया। घटना कोरोना काल के समय लगे लॉकडाउन की है। शहर में पाटीदार अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड अशोक चौहान उम्र 52 वर्ष को विवेकानंद कॉलोनी मार्ग पर स्कूटी से आए युवकों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। सिक्योरिटी गार्ड शाम को शास्त्रनगर स्थित घर से पैदल ड्यूटी के लिए निकला था। अभियोजन के अनुसार इसी दौरान रैकी कर बदमाशों ने वारदात की। अभियोजना के अनुसार हमलावर का मृतक की बहन के घर पर आना जाना था। सिक्योरिटी गार्ड अशोक द्वारा इसी को लेकर आपत्ति लिए जाने पर उसकी हत्या की बात सामने आई थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर प्रकरण कायम कर उन्हें गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय ने 3 आरोपी शेरू, गोविंद तथा राजकुमारी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी हेमंत उर्फ हेमू को न्यायालय ने बरी कर दिया है। बरी किए गए आरोपी हेमंत उर्फ हेमू की ओर से पैरवी अभिभाषक रूपम उपाध्याय ने की है। अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान शशिकांत वर्मा साहब के न्यायालय से जघन्य हत्याकांड पुलिस नीलगंगा विरुद्ध शेरू आदि में निर्णय पारित किया गया, जिसमें आरोपी शेरू, गोविंद तथा राजकुमारी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा आरोपी हेमंत उर्फ हेमू को बरी किया गया। प्रकरण में आरोपी हेमंत उर्फ हेमू की तरफ से पैरवी मेरे द्वारा की गई। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। 5 अक्टूबर को महाकाल फेज 2 का भव्य लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद अब महाकाल के द्वितीय फेज का काम का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तैयारी में जुटा है। जल्द ही संपूर्ण कार्य को लेकर पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान महाकाल टनल को अमरनाथ गुफा, बेगमबाग को श्री महाकाल महालोक और प्रवेश द्वार को नीलकंठ पथ नाम दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के द्वितीय चरण का काम पूर्णता की ओर है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हीं पूर्ण कामों का लोकार्पण शहरवासियों के
के लिए करेंगे। महाकाल के रास्ते में आने वाले बेगमबाग का नाम परिवर्तित करते हुए श्री महाकाल महालोक नीलकंठ द्वारा नीलकंठ पथ श्री महाकाल अन्न क्षेत्र एस से लेकर चारधाम वाले मार्ग को शक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा। वहीं फेज 2 में महाराजवाड़ा हेरिटेज के पीछे श्रद्धालुओं के लिए अनुभूति वन, श्री महाकाल तपोवन, साधना कुटी व ध्यान केंद्र बनाया गया है। 5 नंबर गेट से लेकर हरसिद्धि तक जाने वाले सिद्धि विनायक मार्ग से जाना जाएगा। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को इन सभी कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक आयोजन व भव्य आतिशबाजी व लेजर शो किया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि फेज 2 के पूरे क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। नीलकंठ मार्ग पर 500 गाड़ियों का पार्किंग भी बनाया गया है। अन्य क्षेत्र का लोकार्पण होने के बाद 1 लाख श्रद्धालु भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें R21 अनुभूति वन दर्शन करने के बाद श्रद्धालु करीब 3000 से अधिक की संख्या में यहां पर आसानी से बैठ सकेंगे। वहीं शिखर दर्शन का भी लाभ ले सकेंगे। छोटे रुद्रसागर के पास बैठकर पूजन पाठ कर सकेंगे। मुख्य प्रोग्राम शिखर दर्शन पर होगा। इस कार्यक्रम में शहर के सभी लोग आमंत्रित किए जाएंगे। तो सूचना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महाकाल फेज 2 के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। 5 अक्टूबर की तिथि तय हुई है। ये लोकार्पण शाम को होगा और महाकाल फेज 2 का जो काम है वो थोड़ा अलग प्रकृति का है। इस काम को हम लोग 5 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला जो मेन एंट्री है, जो इसको हम बेगमबाग रोड पहले कहते थे, उसको नीलकंठ मार्ग के नाम से महाकाल परिसर में है, तो एक उसका लोकार्पण होगा, जिसके साथ आपके हॉकर्स जोन भी है और 500 गाड़ियों की पार्किंग भी है। ये पहला एक पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में अन्य क्षेत्र का उद्घाटन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पूरे देश का सबसे आधुनिकतम अन्य क्षेत्र है, जहाँ पे अभी वर्तमान में 50 से 60 हज़ार मील पर डे हम भोजन करा सकते हैं, जिसको आगे जाके 1 लाख तक ले जाना है। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो एक क्रॉस रुद्रसागर है, जिसको हम R22 कहते हैं, वो पूरी रोड को नए तरीके से बना के सजावट की गई है, वो R22 है। वो भी महाकाल फेज 2 का पार्ट है। चौथा हमारा एक अनुभूति वन है, जिसमें जो महाराजवाड़ा के साथ साथ वो पब्लिक फैसिलिटी क्रिएट की गई वहाँ पे, जहाँ पे कम से कम दर्शन करने के बाद 2-3 हज़ार लोग आराम से बैठ के शिखर दर्शन भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद छोटे रुद्रसागर के पास एक तपोवन है, जहाँ पे कुछ कॉटेजेस बने हैं, लोग ध्यानमग्न हो सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वां है वो मंदिर परिसर का शिखर दर्शन है, और ये मंदिर परिसर के बीच का काम है, जिसमें टनल का भी काम है, कोटि तीर्थ का भी काम है, और जो लोगों की जो पब्लिक गैदरिंग होगी वो शिखर दर्शन पे ही होगी, और वहीं पे कार्यक्रम का एक विधिवत लोकार्पण होगा। बाकी जगह पे भी माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे और अलग अलग लोकार्पण करेंगे। मुख्य प्रोग्राम शिखर दर्शन पे होगा, और हमने एक फायरवर्क्स जो आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रखा है, जैसा कि हम लोगों ने महाशिवरात्रि पर शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम में किया था। तो ये 2 से ढाई घंटे का प्रोग्राम है, और ये पूरी तरीके से शहर के लोगों का प्रोग्राम है। अलग से भी हम लोग अपील जारी कर रहे हैं कि उज्जैन जो अवंतिका नगरी के नाम से जानी जाती थी, उसके सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। महाकाल फेज 2 अपने भव्य रूप में सामने आ रहा है। उज्जैन का गौरव और गरिमा में और वृद्धि होगी, और निश्चित तौर पे आज की तारीख में भी पूरे विश्व में उज्जैन की पहचान है। इस पहचान को और दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस की नींद खुली। ऑटो चालकों के खिलाफ पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। ऑटो चालक द्वारा 12 वर्षीय बालिका के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद शहर के ऑटो चालकों की पुलिस ने सर्चिंग शुरू की है। उज्जैन शहर के कई स्थानों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों वाहनों को चेक किया। अवैध रूप से चलने वाले वाहनों को पुलिस ने जब्ती में लिया है। देखा जाता है कि हादसा होने के बाद ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है। 2 दिन पूर्व हुई ऑटो में नाबालिग के साथ हुई घटना के बाद उज्जैन की यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। शनिवार को शहर के यातायात पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक ऑटो चालकों के खिलाफ सर्चिंग की कार्रवाई की। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित ग्रांड होटल, देवास गेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, केमाल गोदाम और खरीफ फाटक क्षेत्र में पुलिस ने ऑटो की सर्चिंग शुरू की है। सर्चिंग में जिन ऑटो चालकों के पास फिटनेस व अन्य कागज नहीं मिले, उन ऑटो को जब्ती में लिया गया है। वहीं बिना वर्दी और ओवरलोड ऑटो चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। यातायात के थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि सुबह से ही सर्चिंग की जा रही है। 40 से 50 ऑटो चालकों को पकड़ा था, जिससे 25 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है।
अगर बच्ची कांड में कई ऑटो वाले लिप्त पाया गया, तो उसमें जो मुख्य सरगना भी ऑटो वाला ही निकला था। उसके बाद लगातार शहर में चेकिंग की जा रही है। किस प्रकार आप उनकी वर्दी चेक कर रहे हैं या किस प्रकार लाइसेंस चेक कर रहे हैं? इनका जो है परमिट, फिटनेस, बीमा, लाइसेंस, वर्दी, नेम प्लेट और जो ट्रैफिक का जो यूनिट नंबर होता है वो सभी चीज़ें चेक कर रहे हैं। जिसके नहीं पाए जा रहे हैं उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसे अभी तक कितने ऑटो के रसीद काटे गए हैं या कितने ऑटो को जब्त किया गया है? अभी हमने लगभग जो है 25 से 30 ऑटो के चालान काटे हैं और करीब 40-45 ऑटो को चेक किए हैं। जो सही थे उनको छोड़ दिए हैं। ऐसा कोई संदिग्ध नजर आए इनमें किस प्रकार जो अपराधी? नहीं, संदिग्ध तो नहीं थे। इसमें क्या लाइसेंस जिनका मिला है, लाइसेंस था, गाड़ी के कागज़ थे, जिनके ख़त्म हो चुके हैं उनकी चालानी कार्रवाई की गई। सर, शहर में रजिस्टर्ड कितने ऑटो हैं और कितने ऑटो हैं जिनके परमिट और रजिस्टर्ड लगभग होंगे 5000 के लगभग ऑटो होंगे। अभी तक कितने अनरजिस्टर्ड पाए गए हैं जो बिना लाइसेंस की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ा रहे हैं? अनरजिस्टर्ड तो अभी एक आधे मिले थे, बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं सबके। लाइसेंस, बीमा है, फिटनेस है, परमिट है, ऐसा किसी ख़त्म पाए गए, हो गया। जो बिना लाइसेंस से गाड़ियाँ दौड़ाते हैं उनके ऊपर किस प्रकार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है? उनका जो है ऑटो के चालक में जो है 5000 रुपये जुर्माना है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, तो वो जुर्माना किया जाता है। सर, घटना में प्रयुक्त के पिता ने कहा था कि रात को, उससे मेरा मतलब नहीं। ग्राम निनोरा में दो पक्षों में देर रात विवाद हो गया। घटना में करीब दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष बिना कारण मारपीट करना बता रहा है। दरअसल उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम निनोरा में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। गांव के जोगी परिवार के शेर योगी ने नानाखेड़ा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उन्होंने नयापुरा में रहने वाले गोविंद राजा के साथ उसके भाइयों ने हमला कर दिया। वहीं नयापुरा में रहने वाले राजेंद्र राजपूत ने बताया कि गोपाल से 50,000 रुपए लेना थे, उसी की चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने सर में लठ मार दिया। इसके बाद शेर योगी आया और मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद हम सभी घर आ गए, जिसके बाद घर पर शेरू योगी 20 से 25 लोगों के साथ आया और परिवार के साथ मारपीट करने लगे। घायल ने गांव के सरपंच पति पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्ष के घायलों को उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। निनोरा से एक विवाद हो गया था, उसमें महिला वगैरह उनके साथ में आई थी। जिसको चोट लगी है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। दूसरा पक्ष भी आया है सर थाने के? दूसरा पक्ष अभी थाने में नहीं आया है। जो एक पक्ष आया है उसकी सुनवाई हो रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या था सर, क्यों विवाद हुआ, क्या बताया? दोनों मोहल्ले में है सर। यही भैया को मारने के लिए हम गए, छुड़वाने के लिए, तो हमारे को मारा। घर में आए, फिर लेडीज सबको हम समझाने की बहुत कोशिश करी, किसी ने नहीं सुनी और उनने और दोस्त यारों को बुला के ने फिर घर में हाथापाई करी। मैं शिवराज सिंह मामा जी से एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ कि आतंकवाद को ख़त्म करने का जो बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर। सारे हम गुंडा गोपाल चौक से शेरू योगी और गोपाल नाम का, क्या नाम का? हाँ वही गोपाल नाम गाड़ी पे चलता, हमारी मजदूरी के तो हमसे पैसा मांगते थे 50,000 रुपये। उससे बात करने के लिए गए थे, एक में दूसरा आया तो हम उसने आके लट लेके हमको गाली गुप्ते करने लग गया। हम उसको बोलने गए, भाई गाली क्यों कर रहा? इतने में दूसरा आया शेरू योगी करके, तो उसने मारने लग गया हमको। वो मारते ही सही, जैसे हमने उसको समझाया, रोड पे हाथापाई हुई। उसके बाद में हम घर आ गए। वो घर आने के बाद में वो 5-25-50 मिनट को लेके आए और घर में हम मेरे को मारा, मेरे सिर में लगी, मेरी मम्मी को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी भाभी साहब को मारा, मेरे भाई को मारा। 25 जने थे कम से कम। एक शेरू योगी, एक गोपाल चौक से जो सरपंच है गांव का, पूजा, गोपाल चौक से पूजा सरपंच है गांव की, निनोरा के। सरपंच का काम समझाने को होता है, सरपंच ने हमको मारा। ऐसा सरपंच हमको चाहिए ही नहीं गांव में। ऐसा सरपंच को हमने वोट दिए, हमने उसको जिताया और वही सरपंच हमको मार रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजपूत, पिता का नाम। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही है। महिदपुर में 50 बिस्तर के सरकारी अस्पताल के नवीन खंड के शुरू होने से मरीजों को उज्जैन इंदौर रेफर नहीं करना पड़ेगा।
अभी तक महिदपुर में स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टर की कमी के चलते गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को उज्जैन या इंदौर रेफर करना पड़ता था, मगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की सहायता और मार्गदर्शन में 10 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का नवीन खंड बनवाया गया है, जिसमें 2 ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, नवीन वार्ड की सुविधाएं बढ़ गई हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को महिदपुर में करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मंत्री डॉक्टर यादव द्वारा महिदपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने सर्व सुविधा युक्त सिविल अस्पताल का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया गया। इस निर्माण को पुलिस हाउसिंग के एसडीओ राहुल शर्मा, उपयंत्री विशाल सूर्यवंशी के सुपरविजन में प्रतिभा एसोसिएट के विनय झाजेट ने रिकॉर्ड 12 महीने में बनाया है। इस अवसर पर विधायक महिदपुर बहादुर सिंह चौहान और यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। महिदपुर मंडी प्रांगण में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर स्वागत भाषण दिया गया। मीडिया से चर्चा में मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि महिदपुर को आज कई सौगातें मिली है। सरकार द्वारा निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं, आगे भी ये दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हॉस्पिटल की सौगात, सीएम राइज स्कूल की सौगात, नई सड़क की बिल्डिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य के इत्यादि इत्यादि कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि महिदपुर के अंदर जिस प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, मैं पूरी महिदपुर की जनता को, हमारे स्थानीय विधायक बहादुर सिंह जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। और निश्चित रूप से विकास के जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, जनता विकास के साथ रहेगी और ये जो हमने अपना काम करके दिखाया है उसका प्रतिशत अच्छा मिलेगा। मेरी अपनी ओर मिली है लोकार्पण के रूप में 50 बिस्तरी। किस प्रकार का अस्पताल बनाया गया है और किस प्रकार की सुविधा इसमें बढ़ेगी महिदपुर वासियों को? पहले यहाँ पे पुराना जो हॉस्पिटल था तो उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी हमने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिसमें 2 ओटी बनाए हैं और लेबर रूम है, पोस्ट लेबर, प्री लेबर और वार्ड भी बनाए हैं, मीटिंग हॉल है और रैंप है आने जाने के लिए, स्टेयरकेस अलग से है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस भवन के बनने से यहाँ के वासियों को जो भी सुविधाएं बड़े एक अच्छे हॉस्पिटल में मिलती हैं वो सभी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। शासकीय चरक चिकित्सालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। वृद्धजनों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य शिविर। करीब 20 डॉक्टरों की टीम ने वृद्धजनों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क उपचार किया। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर से वृद्धों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय को रोका जा सके, इस हेतु लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि वृद्धजनों के प्रति सामाजिक व्यवहार बेहतर हो सके। इसी कड़ी में रविवार को शासकीय चरक चिकित्सालय में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला चिकित्सालय के करीब 20 डॉक्टरों की टीम ने अलग अलग बीमारियों को लेकर वृद्धजनों का उपचार किया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश पांडे ने बताया कि चरक चिकित्सालय में अलग अलग ओपीडी बनाई गई है, जहां पर अलग अलग बीमारी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है। यहां आने वाले वृद्धजनों का संपूर्ण चेकअप किया जा रहा है, उन्हें निःशुल्क दवाई दी जा रही है, इसके साथ ही परामर्श भी दिया जा रहा है। यहाँ वृद्धजनों के लिए प्रत्येक बीमारी का उपचार किया जा रहा है। आज एक वृद्धजनों के लिए शिविर लगाया गया है, किस प्रकार का शिविर है और उसमें किस प्रकार की जांचें की जा रही है? हाँ, ये वृद्ध लोगों के लिए लगाया गया है और वृद्धों के उम्र के हिसाब से जो उनको बीमारियां होती हैं विभिन्न प्रकार की और जिसका इलाज लंबे समय चलना है, उसके लिए कैंप लगाया गया है। और कैंप के माध्यम से जो मरीज बुक होंगे उनको बाद में भी फॉलोअप करके पूरा इलाज दिया जाएगा। तो यहाँ सभी विभाग के द्वारा अलग अलग ओपीडी बना करके काम किया गया है। आज इसमें टोटल कितने डॉक्टर यहाँ पे शिविर में बैठते हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं? करीब 20 लोग हैं हम और अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग ओपीडी बनाए। जैसे मेरा ओपीडी अभी यहाँ का हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए हड्डी विभाग की तरफ से बनाया है, तो जिसमें हड्डी से संबंधित बीमारियाँ घुटने की, कमर की, गर्दन की, कंधे की दुखने से और टेढ़े पैन आने से, घुटने कैसे चलते बंद है कि नहीं, उसको बुक कर करके जिनको रिफ़र करना है उनको विधिवत रिफ़र किया गया है। वैसे तो अभी तक सुबह से कितने मरीज यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने शिविर का लाभ लिया? सुबह से अभी तक आने में ये मैंने रजिस्टर में एंट्री करी है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। करीब 40 मरीज हमने देखे हैं। तो उनको किसी प्रकार की दवा वगैरह? जी, हम लोग दवाई तुरंत उपलब्ध करा रहे हैं और जो परामर्श उनके लायक है वो भी दे रहे हैं।
जैसे फिजियोथेरेपी या ऑपरेशन से संबंधित। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर देवेश पांडे, हड्डी रोग विशेषज्ञ। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।